अपना एक तरफ से दावा किया 100 सीटें। कांग्रेस पार्टी के चंदन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड ओपिनियन पोल का ये नतीजा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नकवी साहब 272 सीट पे वो पहले चुनाव तो लड़े, क्योंकि आधे प्रदेश में तो ये है नहीं। 272 सीट पे लड़ना, जो 272 का मिशन है, उनका मिशन है कि 272 सीट पे पहले बीजेपी लड़े, और पूरी एनडीए मुझे लगता है अगर मिल जाए तो 325 सीट पे लड़ेंगे। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए 325 सीट, 545 में से 325 सीट पे एनडीए लड़ेगी। उनका कहने का मुझे लगता है ये मतलब है। और ये लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं कि चुनाव से पहले चुनाव अनाउंस हुआ नहीं कि अटकलें लगाने लगते हैं लोकतंत्र में। ये तो पता चलेगा 16 मई को कि जिस देश की जनता किस विचार, जैसे सही कहा मनीष तिवारी ने कि ये 2014 का चुनाव बहुत अहम है। दो विचारधाराओं के साथ दो आइडियाज़ ऑफ इंडिया की भी लड़ाई है। और विकास तो है ही, विकास तो हर एक चुनाव में पैमाना रहता है कि किस पार्टी ने कहाँ पर, किस सरकार ने कितना विकास किया। तो मुझे लगता है कि 3 इश्यूज़ को इस देश की जनता देखेगी। एक, बैटल ऑफ आइडियाज़, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मुझे लगता है ये 2014 का चुनाव तीनों मुद्दे पे लड़ा जाएगा, और इस देश की जनता इन तीनों मुद्दों पर नाप तौल करके कि कौन विचारधारा, कौन सी आइडियाज़ और कौन से सरकार के पास विज़न है इस देश के भविष्य को सुरक्षित करना, मजबूत करना। और आपने सही कहा, यंग वोटर्स, इतने 10 करोड़ यंग वोटर्स आए हैं, तो वो कट्टर सोच को चुनते हैं या युवा जोश को चुनते हैं। तो ये यहाँ का युवा, देखिए आजकल का युवा बहुत ही लिबरल माइंडसेट का होता है। वो चाहता है, उसके सपने बहुत हैं, वो चाहते हैं कम समय में, और सब बात सही है कि वो चाहते हैं कि अपने तरीके से अपने ज़िंदगी जिए, अपने तरीके से अपने जॉब्स को चुने, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ठीक है, हमारे साथ उर्मिलेश भी जुड़ गए हैं। उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हैं, विष्णु पांड्या हैं, सतीश केसिंग कंसल्टिंग एडिटर, कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उर्मिलेश जी, 9 चरणों में चुनाव की घोषणा की गई है। पहले ऐसे चुनाव हैं जो 9 चरणों में किए जा रहे हैं। मनीष तिवारी से जब पूछा गया कि वो इन चुनाव को किस तौर पे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक कट्टर सोच और एक युवा जोश के बीच की लड़ाई है, और एक मौन क्रांति जो कांग्रेस ने की है, यूपीए ने की है, उसकी लड़ाई है। आप इन चुनाव को एक राजनीतिक विश्लेषक होते हुए, राजनीति की समझ रखते हुए, इन चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये बात सही है कि बहुत लंबा ये अंतराल रहेगा चुनाव मतदान का, तो थोड़ा अगर कम दिनों में चुनाव संपन्न हो जाता, 15 या 20 दिनों में, तो शायद बेहतर होता। लेकिन चलो, इलेक्शन कमीशन की प्राथमिकता जो भी रही होगी, उन्होंने सोचा होगा, उसके हिसाब से उन्होंने किया है, अच्छी बात है। दूसरी बात, जो मनीष तिवारी और अन्य लोग कहते हैं कि ये अमुक बनाम अमुक के बीच का चुनाव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमारे पहले वक्ता कह रहे थे कांग्रेस पार्टी का कि भाई एक कट्टरता एक तरफ है और एक तरफ जो है भारत का जो विज़न है या भारत की जो सोच है, भारत की जो धारा है, उसके बीच का चुनाव है, आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए, कन्फ्यूज़न यहाँ है कि आज की जो कांग्रेस है वो कोई नेहरू और गांधी की कांग्रेस नहीं है, इसको कांग्रेसी भी मानेंगे। तो आइडिया ऑफ इंडिया जो अगर आप कहते हैं कि नेहरू की और गांधी की विरासत, फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत, तो वो आपके पास विरासत बची नहीं है। तो ले देकर जो चुनाव आज दिख रहा है हमें, तो ये बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने वाला इसका है। इसका न केवल एक विभाजित जनादेश आने वाला है, बल्कि पूरी की पूरी जो चुनाव की विचारधारा है, चुनाव में जो विचारधाराएं एक दूसरे से जो होड़ ले रही हैं, उनमें भी काफ़ी तोड़फोड़ है, काफ़ी दरार है। कांग्रेस में कई जगह भाजपा दिखाई देती है, भाजपा में कई जगह कांग्रेस दिखाई देती है इन दिनों, और कुल मिलाकर दोनों पार्टियां सोशल इंक्लूजन की बात करती हैं, लेकिन सभी उसके खिलाफ बैठती हैं। तो ले देकर अभी 3 खेमे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है अपने कुनबे के साथ, विभाजित कुनबे के साथ। 2009 के चुनाव में, 2004 के चुनाव में जिस तरह की स्थिति उसकी थी, उससे बेहद कमजोर स्थिति है। आंध्र प्रदेश जैसा सूबा जहां कांग्रेस ने
बड़ी सीटें पाई थी, आज वहां पर वो दयनीय दिखाई दे रही है। दूसरे प्रदेशों में भी उसकी स्थिति, खासकर उत्तर प्रदेश में 2009 के चुनाव में उसने बेहतर परफॉर्म किया था, वहां पर वो धराशायी हो चुकी है, धराशायी दिखाई दे रही है चुनाव से पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो चुनाव है वो 3 तरह की धाराओं के बीच का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ सिकुड़ती हुई, पिचकती हुई कांग्रेस, राहुल, सोनिया और मनमोहन जी की कांग्रेस, और तीसरी तरफ वो तमाम क्षेत्रीय ताकतें जो एक शक्ल, एक ध्वजा, एक फोरम पे भले नहीं हो, लेकिन गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक खेमा उनका दिखाई दे रहा है। ये 3 तरह के खेमे मुझे चुनाव से पहले दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश भी विभाजित होगा। सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, यह कहना आज कठिन है। इससे बढ़िया विश्लेषण नहीं हो सकता था उर्मिलेश जी। सिकुड़ती हुई, पिचकती हुई कांग्रेस, और लेकिन एक चौथा रह गया, शोर करती हुई आम आदमी पार्टी भी हमारे बीच में है। जिन लोगों ने अभी अभी अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं वो जानना चाहते होंगे कि उनके राज्यों में कब कब वोटिंग होगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 चरणों में चुनाव होंगे। 16 मई की तारीख आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 17 अप्रैल, तमिलनाडु में 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। आप स्क्रीन में ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, वहां पर भी हम चुनाव की तारीख बता रहे हैं आपको। बिहार में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24, 30 अप्रैल, 7 मई, 12 मई। राजस्थान 2 चरणों में 7 अप्रैल, 17 अप्रैल माफ कीजिए, और 24 अप्रैल। गुजरात में 30 अप्रैल, 26 की 26 सीटों की वोटिंग 30 अप्रैल को। हरियाणा में 10 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश में मतदान 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई, 12 मई। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों में वोटिंग होने वाली है। पंजाब में 30 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल एक अहम राज्य, 42 सीटें, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल, 7 मई, 12 मई। मध्य प्रदेश 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दिल्ली वालों के लिए 10 अप्रैल, चंडीगढ़ 10 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, ये नक्सल प्रभावित राज्य हैं, यहां पर एक ही साथ वोटिंग हो रही है 3 चरणों में, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल। जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल और 7 मई। हिमाचल प्रदेश में 7 मई। टीवी स्क्रीन में ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं सभी राज्यों के चुनाव की तारीखें हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये तारीखें वहां ऊपर लगातार आपको दिखाई देती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं तो आपको हमने चुनाव की तारीखें बताई। 16 मई एक बहुत ही अहम दिन है, शुक्रवार का दिन है। उर्मिलेश जी की समीक्षा के बाद, विश्लेषण के बाद, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ जाना चाहूँगा। 3 बड़े विश्लेषण जो उर्मिलेश जी ने किया उसमें 3 विश्लेषण थे। आम आदमी पार्टी उसका थोड़ा सा विश्लेषण में रह गया, लेकिन आम आदमी पार्टी आप दावा कर रहे हैं 100 सीटों के आसपास का आप दावा कर रहे हैं। 100 सीटें कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, कहाँ से आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी खुशी का दिन है सर आज। ये बड़े लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि ये सरकार और ये लोकसभा अब ख़त्म होनी चाहिए। मुझे लगता है आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सारे सांसदों ने मिलकर इतना कम काम किया हो, ये पहली बार हुआ है। ये लोकसभा सबसे कम प्रोडक्टिव लोकसभा मानी जाती है, सबसे ज़्यादा हंगामेदार, बड़े बड़े जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करने वाली लोकसभा। भ्रष्टाचारी और अपराधी लोग संसद में बैठे हुए थे, और शायद पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे मौके आए जब देश शर्मसार हुआ संसद के अंदर बैठे हुए लोगों के कर्मों के कारण। आज अच्छी ये बात है कि ये अब ख़त्म हुआ ये सत्र, और अब ये आशा है कि इस बार जो नई लोकसभा आएगी उसमें ज़्यादातर भ्रष्टाचारी और अपराधियों को जनता सदन से बाहर निकाल देगी। हम तो इसी कोशिश में हैं और देश भी इसी कोशिश में है कि अब एक स्वच्छ लोग आए, किसी भी पार्टी से आए, स्वच्छ लोग, ईमानदार लोग अब राजनीति में आए, सदन में बैठें, देश को संभालें। ऐसा एक मौका है। आम आदमी पार्टी ने उसकी शुरुआत की थी दिल्ली से, और अब हमें लगता है कि देश में भी जिस प्रकार से माहौल है, आज गुजरात में गए हैं अरविंद जी। आपकी अभी हेडलाइन आ रही थी कि मोदी जी की मांद में अरविंद जी गए। सर, अब वो मांद है कि बिल है या घोंसला है, ये तो अब अगले 4 दिनों में पता लगेगा, क्योंकि अरविंद जी वहाँ पहुँच गए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में, यूपी में, रोहतक में जो रैली हुई, एक प्रकार से पूरे देश में एक लहर सी है बदलाव की, लोगों में गुस्सा है सर। अब इस गुस्से को क्या रूप मिलता है,
कितना हम इसको लोगों तक पहुंचकर अपना बात रख सकते हैं, क्या संदेश आता है, ये 16 मई को सबके सामने आएगा। लेकिन माहौल देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली तैयार थी ऐसे शायद देश भी तैयार है बड़े बदलाव के लिए। ठीक है, सतीश उर्मिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस की हालत जो है एक सिकुड़ती हुई पिचकती हुई कांग्रेस हो गई है। 10 साल इस पार्टी का राज रहा इस देश में, यूपीए का। ऐसी क्या गलतियां आपको लगता है, आपने काम तो बहुत अच्छे गिनाए कि कांग्रेस ने अच्छे काम भी किए, आपको क्या लगता है 3 ऐसी क्या गलतियां हुई कांग्रेस से कि आज ये कहना पड़ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले एक टिप्पणी ये हो रही है कि एक सिकुड़ती हुई और पिचकती हुई कांग्रेस दिख रही है हमको? देखिए, पहले तो मैं उर्मिलेश जी जैसा इतना खुल के, अब चूंकि आचार संहिता से हम लोग को भी बंधे होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, तो मैं उस ढंग से तो नहीं बोलूँगा कि कौन सिकुड़ रही कौन पिचक रही है। ओपिनियन अगर पोल वाले अगर गड़बड़ हैं तो हम ओपिनियन देने में भी थोड़ा हिचकेंगे, हमें भी थोड़ी सी संयम बरतनी चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी बात, आपने कहा गलतियों की बात, गलतियां भी हैं और खूबियां भी हैं, हम साथ जोड़ के हम बैलेंस वाले आदमी हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इनके साथ रही हो, एक शायद आपस में जो एक सत्ता का केंद्र रहा हो उसका की समस्या रही हो, और दूसरी बात कि जो इन लोगों ने काम किया वो शायद लेजिस्लेटिव या दिल्ली से ज़्यादा रहा, एग्जीक्यूटिव काम ज़्यादा रहा, और वो शायद घर तक लोगों के नहीं पहुंचा पाए। और चौथी चीज़ रही कि जो एक आम आदमी पार्टी भी बैठी हुई है चाहे और भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई, इनका जो बौछार है वो झेलने में शायद ये कामयाब नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि चाहे ओपिनियन हो या ओपिनियन पोल्स हो, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि ये देश की जनता बहुत महत्वपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद को जरा सुन लेते हैं। रविशंकर प्रसाद, इससे आज उस पूरी प्रक्रिया की औपचारिकता शुरू हो गई है। हम इस पूरे निर्णय का स्वागत करते हैं। सबसे संतोष का विषय यह है कि देश के मतदाताओं की संख्या में लगभग 10 करोड़ की वृद्धि हुई है पिछले चुनाव की तुलना में, जो अब 81 करोड़ हो गए हैं। स्वाभाविक है इसमें बड़ी संख्या नौजवानों की है, वो भी बदलाव के लिए बेचैन। भारत आगे बढ़े, विकास हो, सबों को सुख और शांति मिले, ये देश की उत्कंठ आकांक्षा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि आने वाला चुनाव होगा बेरोजगारी पर, महंगाई पर, विकास के अभाव पर, भयंकर भ्रष्टाचार पर। हमें लगता था कि चुनाव की घोषणा आते आते शायद भ्रष्टाचार की श्रृंखला में कुछ कमी आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कमाल कर रही है कि चुनाव की तिथि होने तक भ्रष्टाचार की नई नई खबरें आ रही हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मुझे मालूम है जो भाजपा की आने वाले अपेक्षाओं से परेशान हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से परेशान हैं, वो फिर घिसा पिटा सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। देश इससे बहुत आगे जा चुका है। देश बदलाव चाहता है, देश विकास चाहता है, देश महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी ज्वलंत समस्याओं से निदान चाहता है। और हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज जब चुनाव की ये औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई है तो हम प्रचार ऐसा करेंगे, जन जन के बीच जाएंगे और एक कांग्रेस मुक्त विकासशील भारत के बड़े स्वप्न को लेकर जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। चंदन, ये कल आपसे ब्लॉक इंग्लिश में बोल दीजिए, छोटा सा बोल दीजिए। आपने रविशंकर प्रसाद को सुना और चंदन यादव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। चंदन, अगर रविशंकर यादव, रविशंकर प्रसाद या मुख्तार अब्बास नकवी की बातों पर यकीन करें तो कांग्रेस को और आपके मंत्रियों को अब अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, मैं पहले ही कहा कि जिस अहंकार के साथ बोल रहे हैं वो मोदी जी के कैरेक्टर में दिखता है और अब धीरे धीरे आप भाजपा के तमाम नेताओं में दिखने लगा है। तो ये रिजल्ट्स भविष्यवाणी करने में विश्वास रखते हैं। मैं कह रहा हूँ देश की जनता ये देख रही है कि पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने कितने क्रांतिकारी कदम उठाए। देश के ग्रामीण इलाके, देश के पिछड़े इलाकों में जिस तरह का विकास। और एक बात सतीश जी से मैं ज़रूर वाकिफ़ रखूँगा कि देखिए,
कांग्रेस ने जो विकास किया फेडरल स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट्स के होते हैं, और ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कुछ ऐसे राज्य हैं जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस जो इन राज्यों में था वो वीक स्ट्रक्चर वाइज जो हमें यूपीए सरकार की उपलब्धि जनता तक पहुंचानी चाहिए थी उसमें हम थोड़ा सा नाकामयाब रहे, जो कि यूपीए सरकार की जो केंद्रीय योजना थी जिनका लाभ राज्य सरकार ले गई कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट का होता है। तो निश्चित रूप से पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने कई क्रांतिकारी लेजिस्लेशन लगाए, गवर्नेंस के नए आयाम क्रिएट किए। ठीक है, हमने लोगों को अधिकार देना शुरू किया। ठीक है, ये आप देखेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में तमाम स्वास्थ्य, शिक्षा, कन्वेंस, पुल पुलिया, सड़क, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, इन तमाम क्षेत्रों में, और खास करके जो हमने समाज के शोषित वर्ग के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग्स का, वेंडर्स एक्ट लेकर के, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तमाम ऐसे तमाम एक्ट्स लेजिस्लेशन जनता को सशक्त करेगा, और इस देश की गरीब जनता, इस देश का शोषित समाज, इस देश का गांव में रहने वाला जो लोग है, ये देख रही है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उनके लिए कितने क्रांतिकारी कदम उठाए जिनसे वो सशक्त हो पाए। ठीक है, कहते हैं कि निंदक हैं उनको अपने पास में रखना चाहिए। आपके ठीक बाजू में डॉक्टर चंदन, कपिल मिश्रा बैठे हुए आम आदमी पार्टी के, इनसे हम पूछेंगे ब्रेक के बाद कि आपसे यानी कि कांग्रेस पार्टी से ऐसी एक गलती क्या हुई जिसकी वजह से आज ये आपके करीब, इतने करीब आकर के बैठने लगे हैं।